ओके, स्टार्ट करते हैं। क्या है फ्राइडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। तो फर्स्ट पार्ट में हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस का बेसिक पढ़े थे और इलेक्ट्रोलाइट पढ़े थे। आज क्या है फ्राइडेज लॉ में जितना न्यूमेरिकल होगा वो करेंगे। एक और लेक्चर लगेगा न्यूमेरिकल में फ्राइडेज लॉ में। तो अभी हम लोग बेसिक जो फॉर्मूलाज है, जो कॉन्सेप्ट वो कर लेंगे थोड़ा सा। उसके बाद जितना भी PYQ आया है स्टेट में सब कर लेंगे, एम्स का कर लेंगे, IEEE कर लेंगे, और जो भी वगैरह है सब हम लोग एक एक करके सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखो क्या बोलता है। द लॉ which govern the deposition of substance in the form of ion on electrode during the process of electrolysis is called Faraday law of electrolysis। ठीक है, क्या होगा, जो इलेक्ट्रोड है ना उस पे जो क्या है सब्सटेंस डिपॉजिट होता है, कितना अमाउंट डिपॉजिट होता है, उसको निकालने के लिए एक लॉ है, उसी को बोलते हैं फ्राइडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। दिस लॉ इज गिवन बाय द माइकल फ्राइडे, याद नहीं करना है। ठीक है, चलो ओके। आगे दो लॉ है, एक है फ्राइडेज फर्स्ट लॉ। इट स्टेट दैट द मास ऑफ एनी सब्सटेंस डिपोजिट और लिबरेट एट एनी इलेक्ट्रोड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिक पास। तो मास मतलब क्या, वेट। तो क्या लिखा है, W डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज। ठीक है, अब प्रोपोर्शनैलिटी हटाते हैं तो एक टर्म आता है जेड। देखो प्रोपोर्शनैलिटी हटाते हैं तो एक टर्म आता है जेड। यहाँ पे W क्या है, मास ऑफ आयन लिबरेट, मतलब कितना मास आयन, क्या है मास ऑफ आयन इलेक्ट्रोड पे डिपॉजिट हुआ। Q क्या है, Q है क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास्ड इन कूलम, चार्ज हो गया। ठीक है, चार्ज को क्या हम लोग लिख सकते हैं, देखो करंट इक्वल टू होता है Q बाय टाइम। तो हम लोग क्या Q इक्वल टू लिख सकते हैं I इंटू टी, यही लिखा हुआ है यहाँ पे देखो, करेंट इन अम्पेयर इंटू टाइम इन सेकेंड। ठीक है, तो क्या हो गया W इक्वल टू I इंटू टी। देखो क्या होगा, चार्ज की जगह पर IT लिख सकते हैं। ओके, इस प्रोपोर्शनैलिटी को हटाते हैं तो एक टर्म लगता है जेड। तो फॉर्मूला क्या बन जाता है, W इक्वल टू ZIT। ठीक है, फॉर्मूला क्या बन गया, W इक्वल टू ZIT। ठीक है, ये हो गया हमारा ZIT। नेक्स्ट देखो, ओके नेक्स्ट क्या है हमारा, अब ये जेड क्या है, जेड का भी समझना होगा। तो जेड का फॉर्मूला होता है, ये याद रखना होगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, जेड का फॉर्मूला होता है मोलिकुलर, देखो जेड हमारा इंपॉर्टेंट ये है, जेड इक्वल टू होता है E/F। ये है इक्विवेलेंट। ये क्या है इक्विवेलेंट, कौन सा इक्विवेलेंट, ध्यान से देखो, देखो ये इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट नहीं, ये नहीं, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट नहीं बोलते इसको, क्या बोलते हैं हम लोग, हाँ इक्विवेलेंट वेट। ई क्या है हमारा इक्विवेलेंट वेट है। ठीक है, इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, मोलेकुलर वेट बाय एन फैक्टर से क्या है डिवाइड कर देते हैं तो इक्विवेलेंट वेट बन जाता है। तो ये हो गया हमारा इक्विवेलेंट वेट, और इक्विवेलेंट वेट बाय फ्राइडे कांस्टेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, जेड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जेड। तो ये फॉर्मूला पहले याद रखना है। फिर ये फॉर्मूला हो गया। फिर अगर इक्विवेलेंट वेट को चेंज करना है तो मोलेकुलर वेट बाय एन इंटू एफ। एन क्या है, एन फैक्टर है। ठीक है, तो इक्विवेलेंट वेट इक्वल टू होगा मोलेकुलर वेट बाय एन इंटू क्या है, फैराडे कांस्टेंट। ये हो गया। ठीक है, तो हम लोग जेड के जगह पर क्या लिखेंगे, मोलेकुलर वेट बाय एन फैक्टर इंटू एफ इंटू आई इंटू टी। तो ये हो गया हमारा क्या फॉर्मूला हो गया किसका, डब्लू का। ठीक है, ये हो गया हमारा फॉर्मूला W का। ठीक है, आगे बात करेंगे इसके E इक्वल टू एफ जेड कहाँ से आया उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। ठीक है, देखो Z क्या है, Z एक कांस्टेंट है, इसका नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। Z का क्या नाम है, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। ठीक है, आयन डिपॉजिट। ठीक है, वेन करेंट 1 एम्पियर इज पास्ड इन 1 सेकेंड। ठीक है, क्या बोल रहा, अगर 1 एम्पियर करेंट 1 सेकेंड में पास कर रहा तो Q इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1, मतलब चार्ज 1 हो जाएगा। देन W इक्वल टू जेड। देखो अगर हम फॉर्मूला लिखें क्या, W इक्वल टू ZIT, इसमें करंट भी 1 है, टाइम भी 1 है, तो W इक्वल टू क्या हो जाएगा, Z इंटू 1 इंटू 1 मीन्स W इक्वल टू जेड। बस यही तो लिखा हुआ है, W इक्वल टू जेड। ठीक है, ओके अब डिफाइन करते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट जेड को बोलते हैं। ठीक है, जेड को इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट बोलते हैं। मे बी डिफाइन एज द मास, ये डब्ल्यू है, ये है ना, ये क्या है, वेट है, मतलब मास है। ठीक है, मास क्या हो गया, द मास ऑफ आयन डिपोजिटेड
बाय पासिंग ए करंट ऑफ 1 एम्पियर फॉर अ 1 सेकेंड। देखो इसका डेफिनेशन क्या है, अगर 1 एम्पियर करंट 1 सेकेंड में पास करेंगे तो जो वेट, जो मास होगा वो किसके बराबर हो रहा, मास हो रहा बराबर हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट के बराबर हो गया। वही तो डेफिनेशन है, ठीक है, वो क्या हो गया हमारा डेफिनेशन। बाय पासिंग क्या, कूलम ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, या एक कूलम ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी पास कर सकते हो। देखो कैसे, W इक्वल टू होता है Z इंटू क्यू। अगर एक कूलम हम लोग क्या पास करेंगे इलेक्ट्रिसिटी, तो Z इंटू 1, तो वेट के बराबर किसका आ गया, Z के बराबर आ गया। Z को ही तो क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट हो गया, वही लिखा हुआ है, ठीक है, ओके। इट्स यूनिट इज ग्राम पर कूलम। यूनिट क्या हो गया, यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, Z का यूनिट है ग्राम पर कूलम, ठीक है, ओके। अगला क्या है, कूलम इज अ यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। ये हम लोग पहले जानते हैं, कूलम क्या है, चार्ज का यूनिट है, ठीक है, तो लिख सकते हो। चलो अब सबसे इंपॉर्टेंट ये है, इसको याद रखना होगा, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन लिखा हुआ है, ध्यान से देखना। क्या बोल रहा है, 96500 कूलम इक्वल टू होता है 6.023 इंटू 10⁻23 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इलेक्ट्रॉन, ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का होता है, ठीक है। अब ये बताओ मोल्स ऑफ, मोल क्या होता है, मोल होता है नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय एवोगाड्रो नंबर, होता है ना। अगर नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन मान लो कितना है, 6 इंटू 10⁻23, क्या 6 इंटू 6.0 इंटू 10⁻23 बाय 6, एवोगाड्रो नंबर भी वही होता है 10⁻23, क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा 1। तो अगर इलेक्ट्रॉन का नंबर 6.023 इंटू 10⁻23 हो तो वो किसके बराबर हो, 1 मोल के बराबर हो। और 1 मोल का जो चार्ज होता है वो कितना आता है, 1 मोल का चार्ज है, 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज है 96500 कूलम, ठीक है, 9650 कूलम, ओके। अगर मान लो एक कूलम चार्ज में हम लोग देखना चाहेंगे कि कितना इलेक्ट्रॉन है, ये भी तो हो सकता है ना कि एक कूलम में क्या होगा, 6.023 इंटू 10⁻23 को 9650 से क्या डिवाइड कर देंगे तो निकल जाएगा, एक कूलम में हमारा 6.28 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन मिलता है, ठीक है। सिंपल, याद इतना ही रखना है कि 96500 कूलम चार्ज में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है, 6.02 इंटू 10⁻23, और ये किसके बराबर है, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर है, ठीक है, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर है, ठीक है। ये मोल कैसे आया वो हम बता दें, ठीक है। चलो अगला क्या है, अगला है हमारा फैराडे लॉ ऑफ, फैराडे सेकेंड लॉ। ये क्या बोलता है, इट स्टेटेड दैट व्हेन द सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू द डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स, mass of the different ion liberated at the electrode are directly proportional to their chemical equivalent। chemical equivalent का नाम क्या है, equivalent weight। क्या कहने का क्या मतलब है, अगर सेम इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो जो डिफ्यूजन है मतलब W है वो क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इक्विवेलेंट वेट से, ठीक है। देखो मान लो W1 तो E1, W2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E2, तो क्या लिख सकते हैं, W1 बाई W2 इक्वल टू E1 बाई E2। W1 क्या है, W1 है डिपोजिशन ऑफ आयन, ठीक है, डिपोजिशन ऑफ कोई आयन डिपोजिट हुआ, और E1 क्या है उस आयन का इक्विवेलेंट वेट, फिर W2 क्या है डिपोजिशन ऑफ आयन, उस आयन का इक्विवेलेंट वेट, ठीक है, ओके। वेट जो होता है अगर फर्स्ट लॉ का देखा जाए तो वेट क्या होता है, ZIT होता है ना, तो क्या लिख सकते हैं, Z1, और करंट सब में सेम है ना, देखो इलेक्ट्रिसिटी सेम पास किया है तो I इंटू टी, Z2 I इंटू टी, तो ये IT कैंसिल होगा, तो क्या लिख सकते हैं, W1 बाय W2 इक्वल टू E1 बाय E2 इक्वल टू Z1 बाय Z2, ठीक है। यहाँ से क्या होता है, ये जो इक्विवेलेंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Z आ गया। अब इस इक्विवेलेंट को हम लोग लिख सकते हैं F, ये प्रोपोर्शनैलिटी हटाते हैं तो J क्या F लगता है, और यही क्या है हमारा क्या है
ये हमारा क्या एफ जो है वो फैराडे कांस्टेंट है। तो ई, एक सेकेंड, देखो ये ई क्या हो गया हमारा इक्विवेलेंट वेट, एफ क्या हो गया फैराडे कांस्टेंट, जेड क्या हो गया केमिकल इक्विवेलेंट, केमिकल इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है W1 हमारा है, W1 क्या है वेट जो डिपोजिशन होगा, E1 क्या है इक्विवेलेंट वेट, ZIT कैंसिल हो गया तो क्या बचेगा, सिर्फ E बचेगा, है ना। देखो तो क्या होता है, ध्यान से देखो, thus the electrochemical equivalent Z of the element is directly proportional to the equivalent weight, या दोनों लिख सकते हो, ठीक है। तो E इक्वल टू एफ इंटू जेड, और F कितना होता है 9650, 1F का वैल्यू होता है 96500, तो E इक्वल टू हो गया 96500 इंटू जेड, ठीक है। फ्राइडे दोनों ला हो गया, इतना से ही सारा न्यूमेरिकल बन जाएगा हमारा, इतना से ही, इससे आगे हम लोग नहीं जाएंगे, सारा न्यूमेरिकल इसी पे बन जाएगा, ठीक है। चलो अब सवाल करते हैं। ओके, एक और चीज़ लिखा हुआ है उसको भी देख लो। एफ क्या है फ्राइडे, फ्राइडे कांस्टेंट है, फ्राइडे कांस्टेंट का वैल्यू होता है 9650500 सी इंटू एम, मतलब कुलम पर मोल, ध्यान रखना फ्राइडे कांस्टेंट का यूनिट कुलम नहीं होता है, कुलम पर मोल होता है। कुलम क्यों दिखता है, देखो हर जगह देखोगे तो कुलम रहता है, कुलम क्यों दिखता है, ये जो मोल होता है ना 1 होता है, तो 1 हो जाएगा तो मोल खत्म हो जाएगा, इसीलिए कुलम देते हैं, ठीक है। अब आगे देखो 1 फ्राइडे किसके बराबर होगा, इलेक्ट्रिकल चार्ज कैरिड आउट बाय द 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये याद रखना होगा, कहाँ से आया है इसके बारे में मत सोचो, ठीक है। इलेक्ट्रिक चार्ज कैरिड आउट बाय द 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, देखो बता सकते हैं कहाँ से आया है, देखो 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना चार्ज है 9650, और 1 F इक्वल टू होता है 9650, तो 1 F इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, देखो तो यहीं से आया है ये 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके, अब मान लेते हैं क्या है, ये भी एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, क्या लिखा है 1 फ्राइडे इक्वल टू होता है चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन एंड एवोगाड्रो नंबर का क्या मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। तो 1 F इक्वल टू चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इनटू एवोगाड्रो नंबर, तो ये भी फॉर्मूला आपको याद रखना है, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं सवाल पे, सवाल करोगे सारा कॉन्सेप्ट, ओके क्या देखना है क्वेश्चन देखो क्या लिखा है, अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्या है, अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी दैट कैन डिपॉजिट 108 ग्राम ऑफ सिल्वर फ्रॉम AgNO3 सॉल्यूशन, मतलब क्या हो रहा है 108 ग्राम सिल्वर डिपॉजिट हो रहा है इलेक्ट्रोड पे, और किससे AgNO3 से, तो कितना अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर्ड होगा वो निकालना है। तो वेट ऑफ डिपोजिशन कितना हो गया 108, और मोलिकुलर वेट ऑफ सिल्वर क्या होता है, मोलिकुलर वेट ऑफ सिल्वर होता है 108, ये याद रखना होगा, ठीक है। हमें क्या निकालना है, इलेक्ट्रिसिटी निकालना है, तो W इक्वल टू क्या होता है, W इक्वल टू ZIT लिखो या Z इंटू Q लिखो, ठीक है। हमें इलेक्ट्रिसिटी निकालना है, वेट हमें 108 दिया है, Z के जगह पर क्या लिखते हैं E/F इंटू चार्ज लिखो, ठीक है Q, ओके 108 इक्वल टू E को क्या लिखते हैं मोलिकुलर वेट बाय N फैक्टर इंटू F इंटू चार्ज, ठीक है। ओके, अब ये जो रिएक्शन है ना AgNO3, ये क्या टूटेगा Ag प्लस प्लस NO3 माइनस, तो N फैक्टर कितना हो गया 1, तो देखो 108, N मोलिकुलर वेट भी 108 है, N फैक्टर 1 है, ये F है, ये हमारा चार्ज है, ठीक है। तो क्या होगा 108 कैंसिल हो जाएगा, तो जो चार्ज आया वो किसके बराबर आया 1 फ्राइडे, बस यही पूछा जा रहा था कि जो इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर्ड होगा वो किसके बराबर होगा 1 फ्राइडे के बराबर होगा, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखो, व्हेन 9.65 कूलम ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास थ्रू ए सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट, ठीक है AgNO3 है, एटॉमिक वेट आपको दिया है, ठीक है, टेकिंग एज ए 108 लेना है, द अमाउंट ऑफ सिल्वर डिपॉजिट, कितना अमाउंट ऑफ सिल्वर डिपॉजिट हुआ है, तो देखो मोलिकुलर वेट ऑफ Ag हमें दिया है कितना 108, और जो चार्ज क्या है फ्लो कर रहा वो है 9.65
9.65 कुलम। हमें W फाइंड करना है, ठीक है, W फाइंड करना है। फॉर्मूला क्या होता है W का? W इक्वल टू होता है Z इंटू क्यू, ठीक है। तो W इक्वल टू क्या होगा? Z को लिख सकते हैं इक्विवेलेंट वेट बाय F इंटू क्यू। इसको क्या लिख सकते हैं? मोलिकुलर वेट बाय n फैक्टर इंटू 9650 होता है ना, 1 फ्राइडे 9650। चार्ज कितना दिया है? 965 दिया है, ठीक है। चलो अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो मोलिकुलर वेट हो गया 108 इंटू 9.65, नीचे एन फैक्टर देखो। अगर AgNO3 को हम लोग अभी क्या है, पिछले क्वेश्चन में इसको क्या है तोड़े थे, तो Ag प्लस प्लस NO3 माइनस एन फैक्टर 1 हो गया, ये 1 हो जाएगा इंटू 96500। अब देखो इस पॉइंट को हटाओ, ठीक है, 2 जीरो और लगा दो, तो 1 2 पॉइंट और 1 2 3, तो इसको लिख सकते हैं 10⁻⁻4 हो जाएगा, 4 पॉइंट। तो ये दोनों क्या होगा? साथ में कट जाएगा। तो कितना आया? ये आ गया हमारा एक सेकेंड, ठीक है, देखो कितना आ गया? 108 इंटू 10⁻⁻4 ग्राम। क्या इसको हम लोग लिख सकते हैं 4 ही आएगा ना, 1 2 3 4, ठीक है, 4 हो गया तो 2 पॉइंट हो गया पहले से, ठीक है, और 2 और 4 हो गया तो 104, तो 108, हाँ ठीक है। देखो 8 इंटू 10⁻⁻4 ग्राम। अगर मिलीग्राम में लिखना होगा तो क्या लिखेंगे? क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं 10.8 इंटू 10⁻⁻3 ग्राम। तो ये क्या हो जाएगा? 10.8 मिलीग्राम। देखो, ओके, चलो आगे चलो नेक्स्ट सवाल देखो। क्या लिखा है? 3 फ्राइडे इलेक्ट्रिसिटी वॉज पास थ्रू द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ आयरन ब्रोमाइड। मतलब आयरन 2 ब्रोमाइड का मतलब क्या है? आयरन 2 प्लस में है, मीन्स इसका n फैक्टर हमें 2 दिया है डायरेक्टली। द वेट ऑफ आयरन मेटल डिपोजिटेड ऑन कैथोड, कैथोड पे कितना वेट डिपॉजिट हो रहा है वो हम लोग को निकालना है। तो एक फॉर्मूला याद रखो, वेट इक्वल टू होता है F इंटू इक्विवेलेंट वेट ऑफ एलिमेंट, जिसका पूछा जा रहा है, ठीक है, इक्विवेलेंट वेट ऑफ द मेटल, ठीक है। तो ये फॉर्मूला हर जगह यूज होगा जहाँ पे भी फैराडे डायरेक्ट दिया रहेगा, जहाँ पे क्या है, जहाँ पे फैराडे डायरेक्ट यूज रहेगा, ठीक है। अब देखो वेट निकालना है, फ्राइडे कितना है? 3 फ्राइडे है, ठीक है। इक्विवेलेंट वेट क्या होता है? मोलिकुलर वेट बाय एन फैक्टर। देखो 3, मोलिकुलर वेट आयरन का कितना दिया है? 56, एन फैक्टर कितना है? 2, कितना आ गया? 23 इंटू 3 इंटू 28, तो कितना आ जाएगा? 84 ग्राम डिपॉजिट होगा। आंसर क्या आ गया? बी नंबर, ओके। नेक्स्ट सवाल, क्या लिखा है? द एटॉमिक वेट ऑफ एल्युमिनियम, ठीक है, एल्युमिनियम का एटॉमिक वेट 27 दिया है, ठीक है। व्हेन द करंट इज 5 फ्राइडे, करंट कितना जा रहा है? 5 फ्राइडे इज पास थ्रू ए सॉल्यूशन एल्युमिनियम 3+। एल्युमिनियम 3+ का क्या मतलब है? इसका n फैक्टर जो है वो हमारा 3 दिया है। द वेट ऑफ एल्युमिनियम डिपॉजिटेड, तो वेट ऑफ एल्युमिनियम निकालना है, क्या फॉर्मूला होगा? W इक्वल टू फॉर्मूला होता है हमारा क्या? F इंटू इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल, ठीक है। ये हमारा क्या है? फॉर्मूला है इक्विवेलेंट वेट का, लगा दो। W निकालना है, फ्राइडे कितना है? 5 है। इक्विवेलेंट क्या होता है? मोलिकुलर वेट बाय एन फैक्टर हमारा 3 है, तो 5 इंटू मोलिकुलर वेट 27 इंटू 3, कितना आ गया? 9 9 5 45, 45 ग्राम क्या होगा? डिपॉजिट होगा, ओके। चलो नेक्स्ट देखते हैं, ओके। अगला सवाल क्या है? यूनिट ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट किसका बात कर रहा है? जेड का बात कर रहा है। तो जेड का यूनिट होता है, याद कर लो, ग्राम पर कुलम, ठीक है, ग्राम पर कुलम यूनिट होता है, इसको तो रटना ही पड़ेगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो, द वेट ऑफ कॉपर इज डिपोजिटेड बाय द पासिंग 2 फ्राइडे, चार्ज दे दिया है 2 फ्राइडे, इलेक्ट्रिसिटी थ्रू द क्यूप्रिक सॉल्ट, क्यूप्रिक सॉल्ट ये Cu2+ के साथ रहेगा, क्या रहेगा? Cu2+ के साथ रहेगा, मतलब
इसका एन फैक्टर, क्यूप्रिक है ना, क्यूप्रिक है तो टू प्लस के साथ है, तो एन फैक्टर हो गया हमारा 2। अब हमें क्या निकालना है, कितना डिपॉजिट हुआ वो निकालना है। तो देखो फॉर्मूला हमें पता है, W इक्वल टू क्या होता है, W इक्वल टू होता है फ्राइडे इंटू इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला है। अब इस पर हम लोग लगाएंगे तो W इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 फ्राइडे दिया है मोलिकुलर वेट बाय एन फैक्टर, ई इक्विवेलेंट को ही होता है ना, बाय एन फैक्टर। एन फैक्टर कितना है 2, तो देखो 2 इंटू कितना है 63.5 बाय 2, 2 कैंसिल हो गया, तो वेट कितना आ गया 63.5 ग्राम डिपॉजिट होगा कहाँ पे, इलेक्ट्रोड पे। ओके, चलो नेक्स्ट देखते हैं। ओके, अगला सवाल क्या, इफ करंट इज पासिंग इनटू द सॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, अगर इलेक्ट्रोलाइट में करंट पासिंग करना शुरू हो गया तो क्या होता है, एनायन कहाँ जाता है, एनायन जो है, एनायन कैसा होता है, एनायन निगेटिव चार्ज होता है, तो किसके पास जाएगा, पॉजिटिव चार्ज के पास जाएगा, जाएगा ना। एनायन कैथोड की तरफ मूव करेगा और केटायन जो होता है पॉजिटिव चार्ज होता है, तो ये कहाँ जाएगा, निगेटिव चार्ज की तरफ मूव करेगा, तो केटायन मूव टुवर्ड द कैथोड। ध्यान रखना, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइसिस में एनायन एनोड के पास जाएगा, केटायन कैथोड के पास जाएगा, ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना। और इलेक्ट्रोलाइसिस का जब बेसिक पढ़ रहे थे तो वहाँ पे भी हम लोग पढ़े थे, ठीक है। ओके, यूनिट ऑफ फ्राइडे अभी बताए थे, फ्राइडे का यूनिट होता है क्या, यूनिट होता है कूलम्ब पर मोल। सिर्फ कूलम नहीं होता है, ये मिसकंसेप्शन है कि सिर्फ कूलम होता है, यूनिट नहीं, कूलम पर मोल यूनिट है। अगर सवाल आया तो गलती हो जाएगा, तो ध्यान रखना यूनिट ऑफ फ्राइडे क्या है, कूलम पर मोल, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं क्या लिखा है, ऑन पासिंग 0.1 फ्राइडे, फ्राइडे का वैल्यू दिया है, इलेक्ट्रिसिटी थ्रू द एल्युमिनियम क्लोराइड, एल्युमिनियम क्लोराइड कैसा होता है, AlCl3, ये टूटेगा तो किस में टूटेगा, Al3 प्लस 3 क्लोरीन माइनस में, तो इसका एन फैक्टर कितना हो गया, इसका एन फैक्टर 3 हो गया। एन फैक्टर 3 है, हमें बताना है कि कितना अमाउंट ऑफ एल्युमिनियम डिपॉजिट हो रहा, तो देखो फॉर्मूला क्या है, W इक्वल टू F इंटू इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल। देखो ये क्या है, हमारा फॉर्मूला है। तो W इक्वल टू फ्राइडे कितना दिया है 0.1, इक्विवेलेंट क्या वेट क्या होता है, मोलिकुलर वेट बाय एन फैक्टर हमारा 3 है, तो क्या हो जाएगा 0.1, एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर 27 बाय 3 मीन्स कितना आ गया 9, मीन्स 0.9 ग्राम क्या होगा, डिपॉजिट होगा ऑन कैथोड एल्युमिनियम। बस आसान है, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। देखो अगला सवाल क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द फर्स्ट लॉ ऑफ फ्राइडे, फर्स्ट लॉ ऑफ फ्राइडे कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, सिंपल क्या, वेट होता है, वेट इक्वल टू ZIT। यहाँ पे क्या दिखा है, M इक्वल टू C, देखो Z के जगह पर E दिया है, और ये जो C है ना चार्ज है, मतलब करंट है, ठीक है, तो यहाँ पे करंट को C बोला है और T को T बोला है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ फ्राइडे का इक्वेशन। M इक्वल टू ZIT बोलो या ECT बोलो, दोनों ECT पहले चलता था, अब हम लोग ZIT बोलते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट। अगला सवाल क्या है, 5 एम्पियर इज पास थ्रू ए सॉल्यूशन, टाइम कितना करंट दे दिया है, सॉल्यूशन जिंक सल्फेट का है, ठीक है, 40 मिनट टाइम है, अमाउंट ऑफ जिंक डिपॉजिटेड ऑन कैथोड, जिंक डिपॉजिट करना है, कौन सा है, ZnSO4 है। कैसे टूटेगा ये स्प्लिट होगा Zn2 प्लस SO4 2 माइनस, तो इसका एन फैक्टर क्या होगा, इसका एन फैक्टर 2 हो जाएगा। तो देखो क्या लिखना है, वेट लिखना है, तो वेट इक्वल टू ZIT, देखो वेट Z क्या होगा, Z होगा हमारा इक्विवेलेंट वेट बाय F इंटू I इंटू T, देखो, और इसको लिख सकते हैं मोलिकुलर वेट बाय एन फैक्टर इंटू फ्राइडे के जगह पर 96500, आई के जगह पर 5, और टाइम कितना है 40 मिनट है, तो सेकंड में बदल देंगे, ये हो गया। अब देखो W इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा मोलिकुलर वेट, उसके बाद क्या है 5 हमारा ये है एम्पियर, टाइम हो गया, उसके बाद एन फैक्टर हमारा 2 हो जाएगा और 96501F हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे सोल्व कर।
ओके, मोलिकुलर वेट जिंक का होता है हमारा 63 पॉइंट के आसपास में आता है, सॉरी 65 के आसपास में आता है, तो हम लोग 65 मान लेंगे। क्या मान लेंगे? 65, ठीक है, अप्रॉक्स में लाना है आंसर, ठीक है, इंटू 5 इंटू 40 इंटू 60, एन फैक्टर कितना है हमारा 2 है, इंटू 9 6 5 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0, ठीक है। इसको काटेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 32.6 या 32.5 आ जाएगा, ठीक है। अब क्या है, इसको मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है। देखो 32.5 इंटू 5, देखो 5 चौक 20, 20 इंटू 6/965, ठीक है। अब देखो 32.5 इंटू 120/965, ठीक है। आगे देखते हैं, करते हैं। ओके देखो 32.5 को अगर 120 से मल्टीप्लाई करते हैं 3900 आता है, और जब हम लोग 965 से डिवाइड करते हैं तो ये देखो ऊपर 4000 है, नीचे 1000 है। तो अगर मान लो ऊपर हमारा 4000 है, नीचे हमारा 1000 के आसपास में है, ये काट दो, किसके आसपास में? 4 के आसपास में आंसर आ रहा है। इसमें से 4 कहाँ पे है? ये गलत है, ये गलत है, ये देखो 4 के आसपास में आंसर है, ये भी गलत है। तो इस तरह से अप्रॉक्स में करके सवाल करना सीखो, पूरा कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है हमेशा, ठीक है। तो इतना ग्राम ऑफ आयरन डिपॉजिट होगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। देखो अगला सवाल बहुत इंटरेस्टिंग है, ध्यान से देखना क्या लिखा है। इन इलेक्ट्रोप्लेटिंग एक्सपेरिमेंट एम ग्राम ऑफ सिल्वर डिपॉजिटेड, ठीक है, एम ग्राम ऑफ सिल्वर केस 1 में, ठीक है, केस 1 में जो है हमारा एम ग्राम ऑफ सिल्वर डिपॉजिट हो रहा, मतलब वेट W1 हमारा एम है। व्हेन 4 एम्पियर करेंट, कब? जब I1 4 एम्पियर करेंट है और टाइम 2 मिनट है, तो T1 हमारा 2 मिनट है, ठीक है। ओके, अब हम लोग चलते हैं केस 2 पे। अगला क्या है? केस 2। इसमें क्या हो रहा, द अमाउंट ऑफ इन ग्राम ऑफ सिल्वर डिपॉजिट निकालना है, ठीक है। हमें W2 सेम है, सिल्वर ही है, तो सिल्वर है तो दोनों का इक्विवेलेंट वेट सेम होगा। W2 निकालना है, ठीक है, W2 हमें फाइंड करना है जब करंट कितना हो, करंट हमारा 6 एम्पियर हो और टाइम कितना हो 40 सेकेंड है, 2T2 इक्वल टू 40 सेकेंड। तो ये 2 मिनट है, तो 2 इंटू 60 सेकेंड में हो गया, दोनों को टाइम को सेम रख दिए, टाइम क्या हो गया, सेम हो गया दोनों का। अब क्या हम लोग वेट लिख सकते हैं, तो इसका वेट क्या होगा, इसका वेट होगा ZIT होगा ना। अब जेड दोनों का सेम क्यों होगा, क्योंकि सिल्वर है ना, सिल्वर दोनों का सेम है। जेड का फॉर्मूला क्या होता है, जेड का फॉर्मूला होता है E/F या क्या, मोलिकुलर वेट बाय N इंटू एफ। तो क्या आएगा, मोलिकुलर वेट भी सिल्वर का सेम, N भी सेम, F भी सेम, तो जेड दोनों का सेम होगा। तो क्या लिख सकते हैं, W1 इक्वल टू जेड इंटू 4 इंटू 2 इंटू 60। उसी तरह W2 इक्वल टू क्या लिखेंगे, W2 इक्वल टू लिखेंगे Z इंटू 6 इंटू 40, ठीक है। अब क्या कर देंगे, W1/W2 कर देंगे, तो W1 कितना है, M के बराबर है, W2 हमें निकालना है, क्या हो जाएगा Z इंटू 4 इंटू 2 इंटू 60/Z इंटू 6 इंटू 40, ठीक है। देखो Z और Z कैंसिल हो गया। नेक्स्ट क्या है, देखो ये 0 कैंसिल हो गया, ये 4 कैंसिल हो गया, ठीक है। ये 6 और ये 6 कैंसिल हो गया, तो क्या बचा, सिर्फ 2 बचा है। तो W2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, M/2। मतलब जो वेट डिपॉजिट हुआ सेकेंड केस में उसका वैल्यू M/2 के बराबर है। आंसर कौन सा हो जाएगा, बी नंबर, ठीक है। आसान है, बिल्कुल बेसिक है। ओके अगला सवाल देखो, ऑन पासिंग 3 एम्पियर करेंट, ठीक है, हमें I दे दिया है, I कितना है, 3 एम्पियर करेंट है, और टाइम भी दे दिया 50 सेकेंड, ठीक है, सॉरी 50 मिनट, टाइम है 50 मिनट, चेंज कर लो 60 सेकेंड हो गया, ठीक है। 1.8 ग्राम मेटल डिपॉजिट, ओके W दे दिया इस बार, W कितना है, 1.8 ग्राम डिपॉजिट हो रहा है, द इक्विवेलेंट मास हमें निकालना है। तो देख लो फॉर्मूला लगा देंगे, W इक्वल टू क्या होता है, ZIT, या इसको क्या लिख सकते हैं, E/F इंटू IT, ठीक है। अब क्या होगा, W हमें पता है 1.8 है, इक्विवेलेंट वेट हमें निकालना है, F होता है 96500, करेंट हमारा 50 है, और टाइम कितना, सॉरी करेंट क्या है हमारा, करेंट हमारा 3 है, टाइम है
50 इंटू 60 के बराबर। 0 0 0 0 कैंसिल हो गया, क्या बचा, बच गया हमारा E इंटू 3 इंटू 5/965। इसको 5 से काट देंगे तो 5 से कटेगा तो कितना बचेगा, ये आ जाएगा हमारा 1, ये हो जाएगा 9 × 5 = 45, 1 3, ठीक है, ये बचेगा। इसको हम लोग 3 से नहीं काट सकते, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं, देखो एक सेकेंड। तो आ जाएगा हमारा 1.8 इक्वल टू E इंटू 3/193। देखो, ओके देखो थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक हुआ है, ध्यान से देखना। ये देखो यहाँ पे 6 छूट गया है ना, तो E इंटू 3 इंटू 5 इंटू 6/965, ठीक है, ये हो जाएगा 193, ठीक है। और इधर 1.8 है, तो क्या लिख सकते हैं इसको, देखो यहाँ पे बनाते हैं 1.8 इंटू क्या E इंटू 3 इंटू 6/193। देखो ये क्या हो जाएगा, एक पेज ले लेते हैं एक्स्ट्रा। देखो क्या होगा, ये इसको काट दो 6 × 18, तो क्या बचेगा 0.3, ये कट जाएगा ना, 0.3 E इंटू 3/193, ये कट जाएगा तो कितना बचेगा 0.1, तो E इक्वल टू हो जाएगा 19.3 इंटू 0.1 मीन्स 19.3 आ गया हमारा इक्विवेलेंट वेट। ओके नेक्स्ट देखते हैं। देखो अगला सवाल क्या लिखा है, ऑन पासिंग 1 फ्राइडे इलेक्ट्रिसिटी थ्रू द इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कंटेनिंग, ठीक है, सब में चाहे Ag+ हो, निकिल 2+ हो, क्रोमियम 3+ हो, सब में एक ही फ्राइडे चार्ज जा रहा है, ठीक है। तो डिपोजिशन बताना है तीनों का, क्या क्या होगा। तो हम फॉर्मूला क्या जानते हैं, W इक्वल टू होता है F इंटू इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल, होता है ना, METL मेटल, ये फॉर्मूला होता है। अब क्या करेंगे, किसी एक का निकाल के देखो, किसी एक का क्या होगा, देखो किसी एक का अगर हम निकालेंगे, मान लो Ag का लिखते हैं, Ag का वेट फ्राइडे कितना है 1, इक्विवेलेंट वेट देखो दिया हुआ है 108, चार्ज कितना है 1, तो n फैक्टर 1 हो गया, तो वेट कितना आ गया 108। देखो Ag का आ गया 108 ग्राम, किसका, Ag का डिपोजिशन। देखो उसी तरह हम लोग किसका निकालेंगे, दूसरा निकालो, W इक्वल टू 1, और निकिल का कितना है मोलिकुलर वेट 59, n फैक्टर कितना हो जाएगा 2, तो कितना आ जाएगा, हाफ हो जाएगा। देखो 29.5, 29.5 किसका, ये हो गया निकिल का। अगर हम लोग वेट निकालना चाहें क्रोमियम का, तो क्या होगा, अभी भी 1 ही है फैक्टर, और इसका 52 है, और n फैक्टर देखो इसका 3 है, क्योंकि चार्ज 3 है, तो कितना आ जाएगा 17.3 ग्राम, किसका, क्रोमियम का, ये हो गया क्रोमियम का। देखो सिंपल, ये जो फॉर्मूला है सबसे इंपॉर्टेंट है। वेट पूछे, फ्राइडे दिया है, इक्विवेलेंट वेट से मल्टीप्लाई कर दो, निकल जाएगा, इसके आगे कुछ नहीं करना है, ठीक है। देखो क्या लिखा है, 1 फ्राइडे इलेक्ट्रिसिटी पास थ्रू ए कॉपर सल्फेट, तो डिपोजिशन क्या होगा, तो फॉर्मूला क्या है, W इक्वल टू होता है फ्राइडे इंटू इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल, होता है ना, इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल। तो देखो 1 फ्राइडे इलेक्ट्रिसिटी पास हो रहा, तो W इक्वल टू क्या आ रहा 1 इंटू इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल, तो जो डिपोजिशन है वो किसके बराबर आ रहा, डिपोजिशन हमारा आ रहा 1 इक्विवेलेंट वेट, तो क्या हो जाएगा 1 ग्राम, है ना, 1 ग्राम इक्विवेलेंट वेट है ना, 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ कॉपर, है ना, 1 ग्राम इक्विवेलेंट वेट ऑफ कॉपर, किसका, डिपोजिशन W के बराबर, तो आंसर कौन सा हो जाएगा, D नंबर, बिल्कुल आसान। देखो अगला सवाल क्या है, व्हेन 1 कूलम ऑफ चार्ज इज पास थ्रू इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन द मास डिपोजिटेड इज इक्वल टू, क्या निकालना है, मास डिपोजिटेड इज इक्वल टू, देखो फॉर्मूला याद रखना, W इक्वल टू क्या होता है, ZIT होता है, W इक्वल टू क्या होता है, Z इंटू Q होता है, यही चीज़ है ना, W इक्वल टू Z इंटू Q। तो अगर आपको बोला गया है कि चार्ज 1 कूलम है,
तो W इक्वल टू Z इंटू 1, तो W किसके बराबर आ गया, Z के बराबर। Z का नाम क्या है, इलेक्ट्रो केमिकल इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट। तो जो डिपोजिशन है वो किसके बराबर आ गया, Z के बराबर, तो किसके बराबर हो जाएगा, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट के बराबर। ओके, नेक्स्ट देखो, पासिंग सी एम्पियर करंट, यहाँ पे आई जो दिया है, आई सी एम्पियर दिया है, इलेक्ट्रिसिटी थ्रू ए इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन फॉर टी टाइम, टाइम जो दिया है टी दिया है, एम ग्राम मेटल डिपोजिटेड ऑन कैथोड, जो डब्ल्यू दिया है वो एम ग्राम के बराबर है, ठीक है। द इक्विवेलेंट वेट ई ऑफ द मेटल हम लोग को निकालना है। देखो बिल्कुल बेसिक सा फॉर्मूला, डब्ल्यू इक्वल टू होता है जेड आई टी, और क्या लिख सकते हैं इसको, इसको लिख सकते हैं E बाय 965, ई बाय एफ होता है ना, ई बाय एफ, और एफ का वैल्यू 96500, तो 96500, उसके बाद आई के जगह पर क्या है, सी है, टाइम के जगह पर क्या है, टी है, ठीक है, और डब्ल्यू के जगह पर क्या है, एम, डब्ल्यू के जगह पर एम है, E बाय 96500 इंटू सी इंटू टी, हमें E निकालना है, तो E इक्वल टू क्या होगा, M इंटू 96500, और बाकी C इंटू टी क्या आएगा, डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो ये हो गया इक्विवेलेंट वेट का क्या, रियल फॉर्मूला, ठीक है। तो इस टाइप से ही सवाल पूछा जाता है। ओके, देखो ये छोटा सवाल है लेकिन इतना टफ सवाल है कि बनता ही नहीं है। क्या लिखा है, हाउ मेनी फ्राइडे रिक्वायर्ड टू जनरेट 1 ग्राम एटम ऑफ मैग्नीशियम ऑफ MgCl। अब ये 1 ग्राम एटम क्या होता है, बोला 1 ग्राम एटम का मतलब होता है 1 ग्राम एटम मतलब होता है 1 मोल, क्या बोलते हैं इसको, 1 मोल ऑफ मैग्नीशियम डिपॉजिट हो रहा, तो कितना फ्राइडे लगेगा वो हम लोग को निकालना है। बिल्कुल बेसिक से समझना। देखो वेट इक्वल टू क्या होता है, वेट इक्वल टू होता है जेड इंटू चार्ज, ठीक है, जेड इंटू चार्ज। क्या वेट इक्वल टू लिख सकते हैं, इक्विवेलेंट वेट इंटू फ्राइडे इंटू चार्ज, ठीक है। क्या वेट इक्वल टू लिख सकते हैं, मोलिकुलर वेट इंटू एन फैक्टर इंटू एफ इंटू चार्ज। अब देखो MgCl2 है, तो MgCl2 कैसे स्प्लिट होगा, ये होगा हमारा Mg2 प्लस प्लस Cl माइनस में, Mg2 प्लस प्लस Cl माइनस, सॉरी 2Cl माइनस होगा ना, 2Cl माइनस, तो एन फैक्टर कितना हो गया 2। अब देखो क्या हम लोग इसको लिख सकते हैं, वेट बाय मोलिकुलर वेट इक्वल टू 1 बाय एन फैक्टर कितना है 2 इंटू एफ इंटू क्यू, ठीक है। अब बताओ मोल इक्वल टू क्या होता है, मोल इक्वल टू होता है वेट बाय मोलिकुलर वेट, होता है ना। अब ये मोल कितना है, 1 है, मोल क्या है हमारा 1 है, ठीक है, मोल हमारा 1 है, तो ये वेट बाय मोलिकुलर वेट किसके बराबर हो गया, 1 के बराबर है ना। मोल हमें 1 मोल दिया है ना, 1 ग्राम, ये 1 ग्राम एटम का मतलब है 1 मोल ऑफ Mg, तो 1 मोल दिया है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 1, इधर क्या हो गया 1 इंटू 2F इंटू क्यू, तो Q इक्वल टू क्या हो गया 2 इंटू एफ, तो कितना इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर्ड होगा 2 फ्राइडे, समझे। बहुत छोटा सवाल है लेकिन बहुत ज़्यादा खतरनाक सवाल है, बनता ही नहीं है किसी से। पहला नंबर तो इसके बारे में पता ही, बहुत लोगों को नहीं पता होता है, 1 ग्राम एटम को ही 1 ग्राम एटम ऑफ मैग्नीशियम को 1 मोल ऑफ मैग्नीशियम बोलते हैं। फिर क्या होगा, यहाँ पे हम लोग इसको मोल में बदलेंगे, ये क्या है 1 मोल है, और मोल कितना दिया है 1, तो यहाँ पे 1 लिख देंगे, बाकी सॉल्व करेंगे। ओके, अगला सवाल क्या है, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ फ्यूज सॉल्ट, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ फ्यूज सॉल्ट, द वेट ऑफ डिपोजिट ऑन इलेक्ट्रोड विल नॉट डिपेंड। तो W इक्वल टू क्या होता है ZIT, तो देखो करंट पे डिपेंड कर रहा, हाँ, क्या है इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट पे कर रहा, हाँ, टाइम पे भी कर रहा, हाँ, किस पे डिपेंड नहीं करेगा, टेम्परेचर पे, तो आंसर कौन सा हो जाएगा, टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करेगा, तो आंसर हो जाएगा टेम्परेचर। ओके, नेक्स्ट देखो, अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लॉ ऑफ फ्राइडे, वेट ऑफ द सब्सटेंस डिस्चार्ज
एट इलेक्ट्रोड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो वेट किसके प्रोपोर्शनल था, चार्ज के प्रोपोर्शनल था ना, वेट किसके प्रोपोर्शनल था, चार्ज के प्रोपोर्शनल। तो क्या हो जाएगा, चार्ज के प्रोपोर्शनल होगा, इस प्रोपोर्शनैलिटी को हटाते हैं तो क्या आता है, W इक्वल टू जेड इंटू क्यू, या W इक्वल टू जेड आई टी, यही होगा ना। देखो यहाँ पे जेड बाई एफ है, ये गलत हो गया, ये देखो ये भी गलत हो गया, यहाँ पे टी नहीं है तो ये गलत हो गया, तो आंसर कौन सा हो जाएगा हमारा 27 का 1 नंबर। ओके चलो नेक्स्ट देखते हैं, अच्छा सवाल है ये, क्या लिखा है, व्हेन 0.04 फ्राइडे दिया है, ठीक है, पास थ्रू ए सॉल्यूशन CaSO4, ठीक है, कैल्शियम सल्फेट है, द वेट ऑफ कैल्शियम आयन मेटल डिपॉजिट, देखो फॉर्मूला पता है, W इक्वल टू होता है फ्राइडे इंटू इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल, एक ही फॉर्मूला हर जगह लग रहा है, ये फॉर्मूला हर जगह यूज़ हो रहा है। ओके तो क्या लिखेंगे, W फ्राइडे कितना है 0.04, कैल्शियम का जो हमारा एटॉमिक वेट होता है वो कितना होता है, एटॉमिक वेट 40, सॉरी मोलिकुलर वेट, ठीक है, मोलिकुलर वेट होता है हमारा 40, इक्विवेलेंट वेट के जगह पर लिख सकते हैं मोलिकुलर वेट बाय एन फैक्टर, तो क्या हो जाएगा 0.04, मोलिकुलर वेट हमारा 40 है, एन फैक्टर हमारा 2 है, ये हमारा 20 हो गया, तो कितना आ जाएगा 8, ये इसको लिख सकते हैं कितना आ जाएगा 80 और 2 जीरो हो जाएगा तो 0.8 आ जाएगा, 0.8, देखो 20 इंटू 0.04, ये आ जाएगा क्या हमारा 80 आएगा, है ना, 20 दूनी 40, 80, 1 पॉइंट 2 पॉइंट के बाद जीरो आ रहा है तो 2 पॉइंट लग जाएगा, तो आ जाएगा 0.08 ग्राम, 0.08 ग्राम, तो डिपोजिशन कितना हुआ 0.08 ग्राम का कैल्शियम का डिपोजिशन होगा। ठीक है नेक्स्ट देखो, ओके नेक्स्ट सवाल देखो क्या लिखा है, ऑन पासिंग 0.5 फ्राइडे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू NaCl द अमाउंट ऑफ क्लोरीन डिपोजिटेड, सिंपल आसान सवाल है, वेट इक्वल टू फॉर्मूला है फ्राइडे इंटू इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल, ठीक है मेटल लिख दो, ठीक है, जो डिपॉजिट होगा उसका हम लोग का इक्विवेलेंट वेट लिखना होता है, तो वेट हमें निकालना है, फ्राइडे 0.5 दिया है, इक्विवेलेंट वेट क्या होता है मोलिकुलर वेट बाय एन फैक्टर, मोलिकुलर वेट बाय एन फैक्टर, तो क्या हो जाएगा 0.5 इंटू क्या होगा हमारा क्लोरीन का जो इक्विवेलेंट वेट कितना, क्लोरीन का मोलिकुलर वेट सबको याद है 31.5, देखो यहाँ पे NaCl है तो NaCl जो है टूटता है क्या Na प्लस Cl माइनस में, तो एक है तो एन फैक्टर 1 हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर दो 31.5 बाई 2.5 को लिख सकते हैं 2 कितना आ जाएगा 17.75 ग्राम, देखो बिल्कुल ईजी है। ओके नेक्स्ट चल, देखो क्या बोला है, व्हाट द अमाउंट ऑफ क्लोरीन डिपॉजिट इन 2 एम्पियर करेंट, ठीक है, हमारा करेंट का वैल्यू 2 एम्पियर दिया है, टाइम 30 मिनट दिया है, तो टाइम हो जाएगा 30 इंटू 60 सेकेंड, ठीक है, उसके बाद हमें वेट निकालना है, मतलब कितना डिपॉजिट हो रहा है वो निकालना है, तो W इक्वल टू फॉर्मूला होता है ZIT, इसको क्या करते हैं E/F इंटू I इंटू टी, E क्या होता है मोलिकुलर वेट बाय N इंटू F इंटू IT, ठीक है, तो वेट इक्वल टू क्या हो जाएगा मोलिकुलर वेट क्लोरीन का 31.5, ठीक है, ओके, करंट कितना दिया है 2 एम्पियर, टाइम कितना दिया है 30 इंटू 60, एन फैक्टर NaCl का भी निकाले, एन फैक्टर NaCl का कितना होता है 1, एन फैक्टर कितना होता है NaCl का 1, एक सेकेंड, एन फैक्टर NaCl का 1 और हमारा F का वैल्यू 96500, अब इसको सॉल्व करेंगे, कैलकुलेशन है थोड़ा सा 10 10 10 10 10, ठीक है, उसके बाद हम लोग अगर सॉल्व करेंगे देखो 31.5 इंटू 2 जगह क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा और नीचे बचा 9650, इसको अगर हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं 315 को कितना आ जाएगा 6 25 30, 6 और 3 9, 6 3 18, ठीक है, 183 ऊपर आ रहा, ऊपर क्या आ रहा 183, नीचे आ रहा 965, ओके, एक सेकेंड थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, 6 को छोड़ दिए और ये 35.5 होता है 31 नहीं, ठीक है, तो देखो क्या होगा
35.5 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 6, ये भी छूट गया था ना। उसके बाद क्या हो जाएगा हमारा 965। देखो अब मल्टीप्लाई करेंगे तो 35.5, 3 दूनी 6 और 6 6 चक 36, 36 नीचे आएगा 965। देखो ये भी 30, ये भी 30, तो 30 गुने 30 900, नीचे भी क्या होगा 965, तो 36 और 35 है तो 900 से ज़्यादा आएगा। ये लगभग लगभग क्या है 1000 के आसपास में, नीचे 100 है, तो इसका अप्रॉक्स में 1 पॉइंट कुछ वैल्यू आएगा, अप्रॉक्स में 1 पॉइंट कुछ वैल्यू आएगा, देखने से फील हो रहा है। तो इसमें ऑप्शन चेक कर लो। देखो हर बार फुल कैलकुलेशन नहीं करना है, सोचना है। ये आंसर 1 पॉइंट के आसपास भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो ये क्या है इसके आसपास है। एक बार हम इसको एग्जैक्ट सॉल्व करके दिखाते हैं, ठीक है। देखो 35.5 इंटू 36 मल्टीप्लाई करते हैं 1278 आता है, और बाय 95 तो आ जाएगा 1.32। ठीक है, बनाने के लिए सिखा दिए, कैलकुलेशन कैसे करना है वो भी बता दिए। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो, इलेक्ट्रोलाइसिस रूल ऑफ फ्राइडे स्टेट दैट मास ऑफ डिपोजिशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो जो वेट था, मतलब मास जो डिपॉजिट हो रहा है वो किसके प्रोपोर्शनल है, चार्ज के प्रोपोर्शनल है, या मास किसके प्रोपोर्शनल है, करंट के प्रोपोर्शनल है। यही तो चीज़ था ना, करंट स्क्वायर चार्ज का स्क्वायर क्या है, चार्ज का प्रोपोर्शनल। नेक्स्ट देखो क्या लिखा है, देन ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ AgNO3 965 कूलम ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू द इलेक्ट्रोप्लेटिंग बाथ द मास ऑफ सिल्वर डिपॉजिट। क्या सिंपल निकालना है, वेट निकालना है, तो वेट का फॉर्मूला क्या होता है Z इंटू क्यू। चार्ज दिया है ना, चार्ज दिया है तो चार्ज लिखेंगे। ओके, तो चार्ज दिया है और AgNO3 है, AgNO3 है, ये टूटता है कैसे, Ag प्लस प्लस NO3 माइनस। Ag का कितना होता है, Ag का होता है हमारा 108 होता है ना, मोलिकुलर में वेट 108, और इसका n फैक्टर हो जाएगा कितना 1। अब देखो W इक्वल टू लिखेंगे E बाय एफ इंटू क्यू। क्या इसको लिखेंगे मोलिकुलर वेट बाय n फैक्टर, और f का वैल्यू क्या 96500, चार्ज का वैल्यू कितना है 9650। अब देखो मोलिकुलर वेट है 108, n फैक्टर है 1 इंटू 960 इंटू 10, ऊपर क्या है 9650, ये दोनों कैंसिल, क्या बचा 108, नीचे क्या बचा 10, तो क्या हो जाएगा 10.8 ग्राम डिपॉजिट होगा, 10.8 ग्राम। देखो 10.8 ग्राम। ओके, इजी था, बहुत इजी था। ठीक है, ओके नेक्स्ट क्या है कूलम। कूलम किसके बराबर है, बिल्कुल आसान है, करंट इक्वल टू होता है चार्ज बाय टाइम, तो चार्ज इक्वल टू होता है करंट इनटू टाइम। तो चार्ज का यूनिट क्या, चार्ज का यूनिट कूलम, और ये किसके बराबर होगा एम्पियर इनटू सेकंड के बराबर। देखो एम्पियर इनटू सेकंड के बराबर। ओके, अगला क्या है, फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस आर रिलेटेड। ये किससे रिलेटेड है, इक्विवेलेंट वेट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट है ना, फ्राइडे लॉ है इक्विवेलेंट वेट ऑफ क्या इलेक्ट्रोलाइट से, एटॉमिक नंबर ऑफ कैटायन एनायन ये सब से किसी से रिलेटेड नहीं है, इक्विवेलेंट वेट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट से ही फ्राइडे लॉ क्या है हमारा रिलेटेड है। नेक्स्ट देखो, ये सवाल सबसे बेहतर है, ये सवाल सबसे बेहतर है। ठीक है, द इलेक्ट्रिक चार्ज, ध्यान से देखो, द इलेक्ट्रिक चार्ज फॉर इलेक्ट्रोड डिकम्पोजिशन ऑफ 1 ग्राम इक्विवेलेंट, 1 ग्राम इक्विवेलेंट। ठीक है, 1 ग्राम इक्विवेलेंट को डिपोजिशन होने के लिए हमें कितना चार्ज लगता है वो हम लोग को बताना है। क्या नहीं लगता है, चार्ज कितना लगता है वो बताना है। ठीक है, देखो जो हमारा डिपोजिशन हो रहा ना, डिपोजिशन मतलब W कितना है 1 ग्राम इक्विवेलेंट, इसको बोलते हैं 1 मोल ऑफ सब्सटेंस। ये मोल कॉन्सेप्ट का कॉन्सेप्ट है, 1 मोल ऑफ सब्सटेंस। 1 ग्राम इक्विवेलेंट किसके बराबर हो गया 1 मोल ऑफ सब्सटेंस। ये वो ग्राम इक्विवेलेंट नहीं है, ठीक है, यहाँ पे 1 ग्राम इक्विवेलेंट लिखा हुआ है। ये ग्राम इक्विवेलेंट अलग चीज़ है, या इक्विवेलेंट वेट अलग चीज़ है। ठीक है, वो जो हम लोग पढ़ते हैं ना क्या इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट वेट क्या होता है मोलिकुलर वेट बाय क्या एन फैक्टर, ये नहीं है वो
1 ग्राम इक्विवेलेंट का मतलब ही होता है 1 मोल ऑफ सब्सटेंस, ठीक है। तो इसको उससे कंफ्यूज नहीं होना है। तो जो डिपोजिशन है वो बोल रहा है 1 ग्राम इक्विवेलेंट है, मतलब 1 मोल ऑफ सब्सटेंस है। तो क्या हम लोग W इक्वल टू लिख सकते हैं Z इंटू क्यू। W इक्वल टू लिख सकते हैं इक्विवेलेंट वेट बाय फ्राइडे इंटू क्यू। क्या इसको लिख सकते हैं मोलिकुलर वेट बाय n फैक्टर इंटू F इंटू क्यू। देखो अब ध्यान से समझना, इस साइड वेट है, इधर हमारा मोलिकुलर वेट है, n फैक्टर यहाँ पे 1 मान के चलना है, ठीक है। यहाँ पे n फैक्टर 1 मान के चलोगे तभी बनेगा। 1 हो गया, फ्राइडे F हो गया, चार्ज Q हो गया। क्या हम लोग लिख सकते हैं W बाय मतलब वेट बाय मोलिकुलर वेट इक्वल टू Q बाय F। अब देखो मोल क्या होता है, ध्यान से समझना, ठीक है। मोल इक्वल टू होता है, मोल इक्वल टू होता है वेट बाय मोलिकुलर वेट, होता है ना। और मोल कितना दिया है 1 के बराबर, तो वेट बाय मोलिकुलर वेट किसके बराबर ले लेंगे, वेट बाय मोलिकुलर वेट 1 के बराबर ले लेंगे। तो क्या हो गया देखो 1 इक्वल टू क्यू बाय एफ। तो जो चार्ज आ गया वो किसके बराबर आ गया 1 फ्राइडे के बराबर आ गया। और 1 फ्राइडे को क्या बोलते हैं चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। अभी ऊपर पढ़ाए थे 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम लोग 1 फ्राइडे चार्ज बोलते हैं। मतलब 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होगा वो 1 फ्राइडे के बराबर होगा। तो आंसर कौन सा आ गया डी नंबर। तो इसको आसान नहीं समझना, थ्योरेटिकल सवाल है, आईटी का सवाल है, ये नीट में भी आ चुका है, ठीक है। तो इसको देखने में बहुत इजी लग रहा है लेकिन इतना टफ है कि दिमाग घुमा देता है सवाल, ठीक है। तो इसको ध्यान से अच्छे से सॉल्व करना। पहला कन्फ्यूजन कहाँ होता है 1 ग्राम इक्विवेलेंट को हम लोग इक्विवेलेंट वेट समझ लेते हैं, वो नहीं है। इक्विवेलेंट वेट मोलिकुलर वेट बाय n फैक्टर होता है। 1 ग्राम इक्विवेलेंट होता है 1, मान लो किसका दिया है, किसी सब्सटेंस का दिया है 1 ग्राम इक्विवेलेंट, तो उस सब्सटेंस का 1 मोल का वैल्यू दिया है, ठीक है। क्या है 1 मोल का वो वैल्यू दिया है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्या है व्हेन 9650 कूलम ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास थ्रू द कॉपर सल्फेट। क्या है कॉपर सल्फेट है, ये टूटेगा, ये किस में टूटेगा Cu2 प्लस प्लस SO4 2 माइनस में। तो इसका n फैक्टर कितना हो गया 2 हो गया। कॉपर सल्फेट का n फैक्टर कितना हो गया हमारा 2 हो गया, ठीक है। ओके n फैक्टर 2 हो गया, 3 हो गया, सॉरी 2 हो गया। अब हमें डिपोजिशन बताना है, तो ध्यान से देखो वेट का फॉर्मूला क्या होता है Z इंटू क्यू। अगर चार्ज दिया है तो चार्ज का फॉर्मूला लिखेंगे, फ्राइडे दिया है फ्राइडे का फॉर्मूला लिखेंगे। अगर हमें करंट दिया है तो करंट का फॉर्मूला। देखो वेट का 3 ही फॉर्मूला यूज हो रहा है, W इक्वल टू एफ इंटू इक्विवेलेंट वेट, इक्विवेलेंट वेट यही हो रहा ना। अगर फ्राइडे दिया है W इक्वल टू जेड इंटू चार्ज, अगर चार्ज दिया है W इक्वल टू जेड इंटू आई इंटू टी, यही 3 फॉर्मूला यूज हो रहा है। इसमें चार्ज दिया था चार्ज लगाएंगे, तो W इक्वल टू हो गया जेड के जगह पे क्या लिखेंगे इक्विवेलेंट वेट बाय फ्राइडे इंटू चार्ज। इक्विवेलेंट वेट क्या होता है मोलिकुलर वेट बाय n फैक्टर इसका 2 है और इंटू एफ इंटू क्यू। देखो मोलिकुलर वेट जो कॉपर का होता है वो 63.5 होता है, क्या लेंगे 63.5 बाई 2 इंटू फ्राइडे कितना दिया है 96500 होता है, और चार्ज हमें दिया है 96500 के बराबर। क्या होगा ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा आंसर आएगा 63.5 बाई 2। तो वेट कितना हो जाएगा हमारा वेट होगा 31.7 ग्राम, 31.7 ग्राम। बट वेट नहीं पूछा है, यहाँ पे क्या पूछा है द अमाउंट ऑफ कॉपर डिपोजिटेड विल बी, और वो मोल में आंसर दिया है। आंसर किस में मोल, तो मोल निकालेंगे, मोल निकालने में कौन सी बड़ी बात है। तो मोल इक्वल टू हो जाएगा वेट बाय मोलिकुलर वेट। देखो वेट कितना आया है, वेट आया है 31.7, मोलिकुलर वेट कितना होता है 33.5, कैंसिल होगा क्या आएगा 1/2 मीन्स 0.5 मोल डिपॉजिट हो रहा किस पे वो इलेक्ट्रोड पे। बस 0.5 मोल कहाँ पे है ये रहा बी नंबर। बस हमें वो वेट निकाल लो मोल निकाल लो, सब कुछ आसान है।
ओके, आज का लास्ट सवाल है, उसके बाद फिर हम लोग कल और भी जो सवाल है फ्राइडे पे है उस पर करेंगे, ठीक है। फ्राइडे का डायमेंशन क्या होता है, रट जाओ, ठीक है। कब रिपीट हो जाएगा नीट में, लेटेस्ट में, कोई गारंटी नहीं है, रट जाना है। कूलम पर इक्विवेलेंट, ठीक है, कूलम पर इक्विवेलेंट हमारा फ्राइडे का क्या होता है, डायमेंशन होता है। बिल्कुल इसको रट जाओ, कैसे निकलता है नहीं जानना है क्योंकि बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, निकाल नहीं पाओगे। तो फ्राइडे का डायमेंशन क्या है, कूलम पर इक्विवेलेंट, ठीक है। इतना सवाल किए, बाकी जो फ्राइडे कांस्टेंट का या फ्राइडे लॉ का जो सवाल है वो हम लोग कल करेंगे, उसके आगे फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक करेंगे, ठीक है। ओके।